गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। हम जो है अपना मैग्नेटिज्म में चीज़ें आज आगे कंटिन्यू करते हैं। तो कल की क्लास में एक चीज़ मैंने बता दी थी कि अगर वेलोसिटी वेक्टर परपेंडिकुलर हो मैग्नेटिक फील्ड के तो पाथ बॉडी का पाथ कैसा होता है, सर्कुलर होता है। चार्ज कैसे घूम जाता है, गोल घूम जाता है। ठीक, हमने ये भी देखा था कि भाई अगर आप मैग्नेटिक फील्ड के अंदर से फेंकते हैं तो गोल बनता है, मतलब परफेक्ट सर्कल बनता है। और अगर बाहर से फेंकते हैं, ठीक समझ में आया, तो फिर हो सकता है सर्कुलर आर्क बने, हो सकता है सेमी सर्कल बने। ठीक, कब क्या बनता है, क्या कंडीशंस हैं, इसके बारे में लास्ट क्लास में डिटेल में बात हो गई थी। आज की क्लास में बात करने जा रहे हैं क्या होता है जब कोई भी चार्ज Q, मान लें ये उसकी वेलोसिटी है, मैग्नेटिक फील्ड के किसी एंगल पे होते हैं। ठीक, इस बारे में बात करने जा रहे हैं कि भाई अगर मान लो वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में मैं कोई एंगल दे दूं तो इस कंडीशन में क्या होता है, इस बारे में बात करने वाले हैं। ठीक, समझ में आया? तो चलो थोड़ा सा क्लैरिटी से, थोड़ा सा ढंग से इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। तो जैसे मान लो क्या हो, बहुत लॉजिकली फील करना कि जैसे मान लो ये है मैग्नेटिक फील्ड और ये है वेलोसिटी। ठीक, ये है मैग्नेटिक फील्ड, ये है वेलोसिटी। ठीक, या फिर तुम ऐसे समझ लो कि ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये डस्टर मैग्नेटिक फील्ड है और ये मार्कर क्या है, वेलोसिटी है। ठीक, तो तुम बहुत ध्यान से देखो, वेलोसिटी के दो कंपोनेंट कर सकता हूँ, एक मैग्नेटिक फील्ड के अलाउंड और एक मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर। इस केस में भी वेलोसिटी के दो कंपोनेंट बनाए जा सकते हैं, एक मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर और एक मैग्नेटिक फील्ड के अलाउंड, है ना। ठीक, ये दो कंपोनेंट बनाए, एक मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर और एक मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल। ठीक, तो अब आप थोड़ा सा लॉजिकली फील करें कि ये जो वेलोसिटी का पैरेलल कंपोनेंट है, किसके पैरेलल, मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल कंपोनेंट है। ठीक भाई, ये कंपोनेंट और ये डायरेक्शन, ये कंपोनेंट और ये डायरेक्शन, मतलब वेलोसिटी का वो कंपोनेंट जो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है, ठीक है, उस पर मैग्नेटिक फील्ड का कोई इफेक्ट नहीं आएगा। ये आपको क्लियरली समझ में आना चाहिए कि भाई अगर मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी के बीच में एंगल कितना हो, 0 डिग्री हो, तो इस कंडीशन में कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, ये जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कंपोनेंट है इस पर जरूर असर पड़ने वाला है। ठीक है, समझ में आया? तो तुम खुद ही सोचो क्या होगा कि इस वाले कंपोनेंट की वजह से ये सीधे जाना चाहेगा और इस वाले कंपोनेंट की वजह से गोल घूम जाएगा, की वजह से क्या हो जाएगा, गोल घूम जाएगा। तो मतलब क्या है, इस वाले कंपोनेंट की वजह से सीधे जाना चाहेगा और इधर वाले कंपोनेंट की वजह से गोल घूम जाएगा। मतलब जो वेलोसिटी का पैरेलल कंपोनेंट है उसकी वजह से तो सीधे ही जाएगा और जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है इसकी वजह से क्या होगा, गोल घूमना चाहेगा। ठीक, समझ में? ठीक, अब तुम खुद ही सोचो, इसका मतलब ये है ये इधर भी जाएगा और गोल भी घूमेगा, तो ये इधर भी जाएगा और गोल भी घूमेगा और इस तरीके से इसका पाथ बनता है और इसे अपन बोलते हैं हेलिकल पाथ। इसे अपन बोलते हैं हेलिकल पाथ। ठीक, तो आपको एक चीज बहुत क्लियरली समझ में आनी चाहिए, क्या आनी चाहिए कि जब भी कभी चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड की किसी एंगल पर फेंकते हैं तो वो हेलिकल पाथ पे जाता है। कैसे हेलिकल पाथ पे जाएगा, फिर समझो। ये मान लिया मैग्नेटिक फील्ड है, ये वेलोसिटी है। ठीक, वेलोसिटी का दो कंपोनेंट करो, एक मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल, एक मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर। पैरेलल कंपोनेंट की वजह से वो सीधे जाना चाहेगा, परपेंडिकुलर कंपोनेंट की वजह से गोल घूम जाएगा। ठीक, समझ में आया? ठीक, तो वो गोल घूमते हुए आगे बढ़ेगा, तो मतलब गोल भी घूमेगा, आगे भी बढ़ेगा, गोल भी घूमेगा, आगे भी बढ़ेगा। इसे हम बोलते हैं हेलिकल पाथ। एक बार जरा नोट डाउन कर लें चीजें। ठीक, ये केस 3 है कि किसी के एंगल में फेंके, तो हमेशा कैसे समझते हैं इसको
कि भाई क्या करें, दो कंपोनेंट में इसको बांट दें। क्या करें, दो कंपोनेंट में इसको बांट दें। ठीक, तो एक फॉर्मल डायग्राम बनाते हैं कि मान लिया ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड है और ये हमारी वेलोसिटी है। क्या करो, वेलोसिटी के दो कंपोनेंट बना दिए। पैरेलल कंपोनेंट की वजह से कुछ नहीं होगा, परपेंडिकुलर कंपोनेंट की वजह से घूमेगा। ठीक, तो ये गोल भी घूमेगा, आगे भी बढ़ेगा, गोल भी घूमेगा, आगे भी बढ़ेगा। ठीक, अब वही पुराना नाटक पिछली बार की तरह। ठीक, मैंने क्या करा, अगर ये एंगल थीटा हो तो ठीक, एक वेलोसिटी का पैरेलल कंपोनेंट लिया, एक वेलोसिटी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट लिया। ठीक, तो सोचो गोल घूमने का कारण क्या है, परपेंडिकुलर कंपोनेंट। यानी कि जो भी सेंट्रीपेटल फोर्स यहाँ पे आ रहा है, जो भी सेंट्रीपेटल फोर्स यहाँ पे आ रहा है, केवल इसकी वजह से। फॉर मैग्नेटिक फोर्स, जो कि किसकी तरह एक्ट करने वाला है, सेंट्रीपेटल फोर्स की तरह। ठीक, समझ में आया? तो कुछ नहीं, पिछली बार की तरह हमसे क्या क्या पूछते हैं, वही रेडियस ऑफ हेलिक्स। क्या पूछते हैं, रेडियस ऑफ हेलिक्स। ठीक, तो रेडियस का तो बिल्कुल वही फॉर्मूला r=n। अब की बार v की जगह क्या लिख दो, v परपेंडिकुलर। क्यों लिख दो, क्योंकि वेलोसिटी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट ही घुमाने के लिए जिम्मेदार है। v परपेंडिकुलर, v ठीक, m3 परपेंडिकुलर बाई dq। याद रखें, v परपेंडिकुलर वेलोसिटी का वो कंपोनेंट है जो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। टाइम पीरियड का फॉर्मूला 2 पाई m बाई में dq। टाइम पीरियड का फॉर्मूला 2 पाई m बाई में dq। अगली चीज आपको पूछते हैं वो है पिच। जैसे दो सर्कुलर टर्न के बीच का दूरी होता है पिच। अगर आप कभी किसी स्क्रू को ध्यान से देखें तो स्क्रू में जो दो सर्कुलर टर्न होते हैं, चूड़ियां जिसको कहते हैं आप, उनके बीच की जो ये दूरी है, ये क्या कहलाती है, पिच। ठीक, तो लेंथ ऑफ पिच कैसे निकालते हैं, तुम खुद ही सोचो, इस डायरेक्शन में वेलोसिटी कौन सी है, v पर। ठीक, और जितनी देर में ये एक चक्कर आगे पूरा कर रहा है, एक चक्कर पूरा कर रहा है, उतनी ही देर में ये एक टर्न आगे भी बढ़ रहा है। जितनी देर में ये एक चक्कर पूरा कर रहा है, उतनी ही देर में ये एक टर्न आगे भी बढ़ रहा है। मतलब यहाँ से यहाँ पहुँचने में जितना समय लगा, उतनी ही देर में ये एक चक्कर क्या कर लिया, पूरा। तो यहाँ से यहाँ पहुँचने में समय कितना लगा था, 2 पाई m बाई में dq। ये हो गया लेंथ ऑफ पिच, हेलिकल पाथ से जुड़ी हुई बातें। समझ में आई बात? कोई दिक्कत किसी भी तरह की? इस पर में बहुत सारे सवाल, बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, एक एक करके सबके बारे में बात करेंगे। लेकिन इसके पहले कुछ चीज़ें जल्दी से रिवाइज कर लें और साथ में कुछ नई चीज़ें देखते हैं। क्या क्या हमें समझ में आया? सबसे पहले चार्ज पार्टिकल को वेलोसिटी के पैरेलल या मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल या एंटी पैरेलल फेंको, मैग्नेटिक फील्ड कोई असर डालने वाले नहीं। दूसरी बात हमने क्या समझी? दूसरी बात हमने ये समझी कि भाई साहब 90 डिग्री के एंगल पर फेंक दो, ठीक, तो वो गोल घूम जाता है, सर्कुलर पाथ पे जाता है, बिल्कुल परफेक्ट सर्कुलर। ठीक, समझ में आया? तीसरी चीज हमने देखी, अगर किसी जनरल एंगल पे फेंको तो वो हेलिकल पाथ पे जाता है। क्यों जाता है, इसके बारे में हमने ढंग से बात कर ली है। ठीक, एक बार जरा स्क्रीन पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए तो फिर कुछ और चीजें देखते और समझते हैं। तो ये तो बात समझ में आ गई कि भाई पैरेलल होगा, एंटी पैरेलल होगा, परपेंडिकुलर होगा, एंगल पे होगा, तो सारी की सारी चीजें कैसे बिहेव करें। अब जो कुछ भी हमने पढ़ा है इसके कुछ एप्लीकेशंस हैं, कुछ थ्योरेटिकल एप्लीकेशंस हैं, ठीक, समझ में, कुछ न्यूमेरिकल एप्लीकेशंस हैं, उन पे बात हमें करनी है लेकिन थोड़ी देर बाद। ठीक, कुछ प्रैक्टिकल बातों को समझने की कोशिश करते हैं कि यार ये तो समझ में आ गया कि जब भी कभी हम चार्ज पार्टिकल को फेंकेंगे मैग्नेटिक फील्ड के अंदर तो उस पर क्या लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। तो उस पर क्या लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स लगेगा।
लेकिन आप ये समझें प्रैक्टिकली हमारे आसपास के जीवन में अगर कोई चार्ज पार्टिकल मूव करता है, अगर कोई चार्ज पार्टिकल मूव करता है, अगर कोई चार्ज पार्टिकल मूव करता है, तो तुम खुद ही सोचो, अगर मान लो कोई चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा हो, चल रहा हो, तो वो कहाँ मूव करता है? वायर्स के अंदर। कहाँ मूव करता है? वायर के अंदर। यानी इमेजिन करो कि कल को मैं बोल दूँ मेरे पास एक करंट कैरिंग वायर है, ठीक, तो अगर सोचो इस वायर में करंट दौड़ रही है आई, मतलब कौन दौड़ रहा है? चार्ज दौड़ रहा है। और सोचो अगर मैं इस करंट कैरिंग वायर को मैग्नेटिक फील्ड में रखूं, मान लिया ये करंट कैरिंग वायर है, किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, ठीक, तो बहुत सिंपल सी बात है, करंट कैरिंग वायर है मतलब चार्ज दौड़ रहा है और साथ में मैग्नेटिक फील्ड है, यानी कि चार्ज भी है, वेलोसिटी भी है, मैग्नेटिक फील्ड भी है। तो इसका मतलब ये है कि करंट कैरिंग वायर पे क्या महसूस होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स महसूस होगा। अपने कॉपी में हेडिंग डाल दें, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग वायर, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग वायर, ठीक। तो पहला पॉइंट लिखें, when a current carrying wire is placed in a magnetic field, when a current carrying wire is placed in a magnetic field, then it experiences force due to motion of charges in it, then it experiences a force due to motion of charges in it, उसके अंदर मौजूद चार्जेस की वजह से वो एक फोर्स महसूस करने लगता है, ठीक है, समझ में? then it experiences a magnetic force on it, ठीक, समझ में है? अब वो मैग्नेटिक फोर्स कितना होता है इस बारे में ही बात करने वाले हैं। फिलहाल हम मानेंगे कि चार्ज पार्टिकल जहाँ कहीं भी करंट कैरिंग वायर जैसा कहीं भी रखा है वो है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ठीक। तो बहुत ध्यान से देखिए, मान लो मेरे पास एक करंट कैरिंग वायर है, बढ़िया मस्त इस तरीके की, ठीक, मैंने वायर का बनाया ऐसा देखा है, और इस हिस्से में मान लो बढ़िया जोरदार मैग्नेटिक फील्ड है इस तरीके से, ठीक, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ठीक, समझ में आया? तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में पहले फॉर्मूला देख लें, कहाँ से आया फॉर्मूला उसके बारे में भी बता दूंगा, ठीक। सबसे पहले एक काम करें, जो फॉर्मूला है वो क्या है? मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग वायर इज गिवन बाय I इनटू में वेक्टर एल इफेक्टिव क्रॉस वेक्टर बी, एल इफेक्टिव ऐसे निकालना है, ठीक। वायर की इनिशियल पोजीशन से किसको मिला दो? फाइनल पोजीशन को मिला दो, तो ये जो है ये क्या कहलाता है? एल इफेक्टिव, ठीक। जिस डायरेक्शन में करंट जा रही है उसी डायरेक्शन में ये बनाना है आपको, ठीक, आई इनटू में एल इफेक्टिव क्रॉस बी, ठीक, समझ में है? ठीक, एक बार जरा जरा नोट डाउन कर लें कैसे आया फॉर्मूला, इस बारे में बात करेंगे, ठीक। चलो अच्छा, चलो मान लो इस वायर से एक छोटा सा चार्ज dq मूव करता है, ठीक, तो उस छोटे से चार्ज dq की रफ्तार मान लिया हो v, तो उस छोटे से चार्ज dq पे जो छोटा सा फोर्स लगेगा वो ऐसे लिखा जाएगा dq इनटू में जो भी उस चार्ज की रफ्तार है v इनटू में क्रॉस b, है ना? अच्छा, dq को क्या लिखते हो? वेक्टर i डॉट छोटा सा टाइम dt, dt को यही लिखते हैं ना, i डॉट dt इनटू में v क्रॉस b, ठीक, क्या कर दो? इंटीग्रेट, भाई बहुत सिंपल सी बात है, ये हो गया f इज इक्वल्स टू i, करंट कांस्टेंट है, ये मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, ये भी बाहर आ जाएगा, v डॉट dt यानी इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर dl क्रॉस वेक्टर b।
आप खुद ही समझ सकते हैं dl तो कांस्टेंट, मतलब b तो कांस्टेंट है, और dl, और तुम खुद ही सोचो अगर इस पर ये छोटा सा dl वेक्टर फॉर्म में जुड़े, dl किस फॉर्म में जुड़े, वेक्टर फॉर्म में जुड़े, तो पिछले साल काइनेमेटिक्स का ज्ञान मैंने दिया था कि मान लिया अगर कोई ये पाथ है और इसका छोटा सा टुकड़ा इस पर dl काट लूं, ठीक, तो जो इंटीग्रेशन ऑफ dl होता है वो इसकी एक्चुअल लेंथ ना होकर के ये होती है, क्योंकि ये वेक्टर फॉर्म में है, और वही मॉड लगा के इंटीग्रेट करता तो इसकी लेंथ देता, ठीक। तो ये हो गया i इंटू में dl का इंटीग्रेशन है। अच्छा ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक, ये तब इस्तेमाल करेंगे जब मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल, ठीक। वेक्टर i इंटू में dl क्या हो गया, L इफेक्टिव क्रॉस वेक्टर b, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ढंग से इसको समझिए, ठीक। ये हो गया यूनिफॉर्म उसमें मैग्नेटिक फील्ड में वायर पे करंट कैरिंग वायर पे लगने वाले मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला, ठीक, समझ में आया। अब इसी पे बेसिस पे एग्जाम में एक बार ऐसे कंसेप्चुअल सवाल पूछा, उन्होंने बोला कि मान लो, मान लो मेरे पास एक करंट कैरिंग वायर है सेमी सर्कुलर फॉर्म में, रेडियस आर, ठीक, समझ में आया। और इस पूरे एरिया में यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है आउटवर्ड डायरेक्शन में भी, करंट आई बढ़ रही है, बताओ कितना फोर्स लगेगा, पूरे एरिया में यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, तो बताओ वायर कितने, इस पे कितना फोर्स लगेगा, तो आसान है, ठीक। करंट है कितनी आई, करंट है कितनी आई, अगर आप इफेक्टिव लेंथ निकालेंगे तो ये सीधा सीधा इफेक्टिव लेंथ हो जाएगी कितनी, 2r, कितनी 2r, ठीक, समझ में आया। अगर आप ध्यान दें तो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है तो क्या लिख देंगे, आई क्या, क्रॉस वेक्टर भी आउटवर्ड डायरेक्शन में है तो बी के क्या, ठीक, यानी कि आई इंटू में 2rb इंटू में 2rb, आई क्रॉस के अगर आपको याद हो आई क्रॉस के ठीक बनाया था, आई जे के, आई क्रॉस के माइनस से, ठीक, समझ में आया, तो ये माइनस जे है, ये आई करंट, समझ में आया। तो ये हो गया फॉर्मूला, ठीक। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से भी आप चाहें तो फोर्स का डायरेक्शन निकाल सकते हैं। ये है करंट की इफेक्टिव डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है तो फोर्स नीचे की तरफ यानी नेगेटिव ऑफ वाई एक्सिस के अलोंग लग रहा है, ठीक, समझ में आया। ऐसा बोल सकते हैं कि बताओ एक सर्कुलर वायर है, करंट आई बढ़ रही है इसमें, इसका रेडियस r है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड b में रखा है, इस केस में फोर्स बताओ, तो इस केस में मैग्नेटिक फोर्स कितना हो जाएगा, 0, क्यों, क्योंकि भाई ये क्लोज लूप है तो क्लोज लूप पे मैग्नेटिक फोर्स क्या होगा, 0, इफेक्टिव लेंथ इसकी क्या होगी, 0, इफेक्टिव लेंथ इसकी क्या होगी, 0, ठीक। एक चीज़ हमेशा याद रखें, किसी भी तरह का क्लोज लूप हो और उसको यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे, नेट फोर्स हमेशा क्या होगा, 0, ठीक, समझ में। क्लोज लूप पर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, किसमें, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटिक फोर्स 0 होता है। एक बार जो चीज़ें थ्योरेटिकली बताइए नोट डाउन कर, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत सारे सवालों में काम में आने वाला है, ठीक। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, यहाँ से कुछ नई चीजें समझने की कोशिश करते हैं। हेडिंग डालें, टॉर्क ऑन अ रेक्टेंगुलर, टॉर्क ऑन अ रेक्टेंगुलर करंट कैरिंग लूप, टॉर्क ऑन अ रेक्टेंगुलर करंट कैरिंग लूप placed in uniform magnetic field, torque on a rectangular current carrying loop placed in uniform magnetic field। चलिए देखिए,
देखने और समझने की कोशिश करते हैं। ठीक, जैसे मान लो क्या कि मेरे को एक रेक्टेंगुलर कॉइल दे दिया इस तरह, और इसमें बढ़िया बढ़िया मस्त करंट दौड़ रही है, और उसको मैंने यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा है। और इसको कहाँ रखा है? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा है। ठीक, तो पहली बात तो ये समझे कि जो करंट कैरिंग कॉइल में से बनाते हैं वो असल में ऐसी होती नहीं है। अगर आप उसका रियल डायग्राम देखेंगे तो कुछ ऐसा होगा कि भाई साहब ये करंट कैरिंग कॉइल है, थोड़ा सा थ्योरेटिकल बात करूंगा, और इसमें कहीं बाहर से आपने सप्लाई दी। ठीक, ठीक, तो असल में जो लूप आप ऐसे बनाते हैं वो ऐसे नॉर्मल के ऐसी होती है। ठीक, समझ में? तो थोड़ा सा हम कुछ बेसिक बात करते हैं। मान लेते हैं कि भाई साहब इस डायरेक्शन में यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, इस डायरेक्शन में यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक, चलो थोड़ा सा ढंग से देखो। मान लो कि से ये हमारी करंट कैरिंग कॉइल है। ठीक, और इसमें बढ़िया मस्त बिल्कुल जैसे बोर्ड पे डायग्राम बना है, बिल्कुल उसी सेंस में करंट दौड़ रही है, और इस तरीके से बढ़िया मस्त मैग्नेटिक फील्ड है इस डायरेक्शन में। ठीक, तो पहली बात तो ये समझ लो कि भाई साहब अगर इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है और ये मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है, और ये मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है, तो इसका मतलब ये है कि इस पर नेट F तो 0 होगा, इस पूरी कॉइल पे F नेट क्या होगा? 0 होगा। ठीक, और पुराने डिस्कशन में हम जानते हैं कि अगर F नेट 0 है तो कोई ज़रूरी नहीं कि नेट टॉर्क भी 0 हो, पहले से जानते हैं। तो अब इस बात को थोड़ा ढंग से समझते हैं, फोर्स निकालने की कोशिश करते हैं। तो आप खुद ही देखिए, करंट ऊपर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ, तो क्या इस वाले आर्म पे फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा? हाँ। अगर आप इस आर्म की बात करें, इस आर्म की बात करें, तो भाई जिधर की तरफ फील्ड है उधर ही करंट जा रही है, तो इस आर्म पे फोर्स कितना? 0। अगर आप इस आर्म की बात करें तो करंट जा रही है नीचे की तरफ, करंट जा रही है नीचे की तरफ। ठीक, समझ में है? और फील्ड इधर है, तो एक सेकंड, भाई इस आर्म पे करंट ऊपर की तरफ थी, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, तो इस वाले आर्म पे फोर्स है इनवर्ड। और अगर आप इस आर्म की बात करेंगे तो इस आर्म पे फोर्स है आउटवर्ड, तो फोर्स है आउटवर्ड। ठीक, आप खुद ही सोचें, इस पे इनवर्ड और इस पे आउटवर्ड। अच्छा, इस पे कितना? 0, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इधर है, करंट इधर जा रही है एंटी पैरेलल, तो इस पर कितना? 0। तो इस वाले आर्म पे फोर्स अंदर, इस वाले आर्म पे फोर्स बाहर, तो क्या ये घूम जाएगा? तुम लॉजिकली समझो कि एक आर्म पे नीचे की तरफ फोर्स है, एक आर्म पे ऊपर की तरफ, तो ये क्या हो जाएगा? घूम जाएगा। यानी कि अब भले ही यहाँ पे नेट फोर्स 0 है, लेकिन टॉर्क 0 नहीं, लेकिन टॉर्क 0 नहीं। ठीक, समझ में? तो जो हमारा अगला लेक्चर होगा, इस बारे में अपन बात करेंगे कि इस करंट कैरिंग कॉइल पर कितना टॉर्क लगता है। समझ में आई बात? ये हमारा अगले क्लास का डिस्कशन है कि भाई इस करंट कैरिंग कॉइल पर कितना टॉर्क लगेगा। ठीक है, समझ में? ठीक, जितना मैंने आज की क्लास में कराया है, हेलिकल पाथ, लेंथ ऑफ पिच, फोर्स होना करंट कैरिंग वायर, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है थ्योरेटिकली, इनके एप्लीकेशंस भी हमें करने हैं क्वेश्चंस के फॉर्म में। ठीक, और साथ ही साथ ये डिस्कशन हमें करना है। ठीक, जो बातें बताई हैं उनको ढंग से पढ़ेंगे, ढंग से करेंगे। अभी के लिए बस यहाँ